हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट का जो सेट ए है वो सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको सारी चीजें इंग्लिश के बोर्ड की तैयारी करनी है और सारी चीजों को डिटेल में समझना है तो आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो और वहाँ पे ये कोर्सेज चल रहे हैं। ऐप का नाम है एड्यूस्टेट। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इंग्लिश के अलावा और भी कोर्सेज भी यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ डिटेल में तैयारी कराई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा इंग्लिश के पेपर में चार सेक्शन होते हैं। रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर और टेक्स्ट बुक से जो आते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे तीन सेक्शन करने वाले हैं एक्सेप्ट तीन सेक्शन करने वाले हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ओके, तो ये पैरा पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर्स को आंसर करेंगे अच्छे से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं पैरा को पढ़ के। So, as the usher in the new year, the tradition of making resolution rekindles. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे न्यू ईयर आता है तो सारे लोग रेजोल्यूशन लेने लगते हैं कि अगले साल से तो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। However, the idea with which an mark of the journey and despite swiftly, लेकिन ये जो वन ईयर आता है वो बहुत ही जल्दी से निकल जाता है, leaving us perplexed and our inability to sustain the winning spirit, जिसकी वजह से हम ना कुछ कर पाते हैं, बस रह जाते हैं। द क्रूक्स ऑफ दिस डिलेमा लाइज इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल डायनेमिक बिटवीन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेज। और ये जो डिलेमा है मतलब ये जो दुविधा है कि जो चीज हम प्लान करते हैं और जो एग्जीक्यूट होती है वो एकदम ही अलग होती है। टू अनेबल अ प्रोएक्टिव एंड प्रोग्रामेटिक अप्रोच which decides upon positive affirmation to experience the eureka moment at the core of numerous obstacles। तो ऑब्स्टिकल का मतलब होता है क्या बोलते हैं, अगर दुविधा नहीं यार किसी काम के बीच में आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लैक ऑफ विल पावर इमर्जेस एज अ मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। और विल पावर का कम होना सबसे बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है दैट इन ईदर प्रोपील अस टू सक्सेस और लीव अस फाउंड इन डिफीट। तो या तो वो सक्सेस हमें दिला सकता है या हमें ऐसे ही छोड़ सकता है हार या हरा के। द चांद योग्य अनपैनिश्ड emphasize the concept of willpower during Sant Kumar's dialogue with Narad in the Bhagavad Gita. Krishna in Vishwarup Darshan Yoga urges Arjun to harness willpower to conquer his foes। तो सबने महाभारत शायद देखी हो, उसमें जो कृष्णा जी होते हैं वो अर्जुन को कहते हैं विश्वरूप दर्शन योग। ठीक है, अपनी विल पावर को समझना ताकि वो आगे लड़ सके। फॉर द न्यूरोसाइंटिफिक लेंस, अगर हम न्यूरोसाइंटिफिक लेंस से देखा जाए तो विल पावर जो है एक स्किल है जो कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू आती है। प्रैक्टिस सच एज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बातें करना, मेडिटेशन करना, माइंडफुल रहना, वही मेडिटेशन ही होता है। एंड प्रेयर्स कैन क्लब द न्यूरल मैकेनिज्म क्रूशियल फॉर रिबूस्ट विल पावर। और ये सारी जो चीजें हैं वो हेल्प कर सकती है हमें हमारे विल पावर को बढ़ाने में। सो लेट अस इंश्योर दैट द डायनेमिक फोर्सेस विद इन डू नॉट सब्जुगेट अवर विल पावर। और जो डायनेमिक फोर्सेस हैं वो हमारे विल पावर से कोई लेना देना नहीं है उनका। इंस्टेड लेट द डिवाइन फोर्सेस गवर्न अवर लाइव्स। इंस्टेड जो डिवाइन फोर्सेस हैं ऊपर उनको हम हमारी जिंदगी को देखने के लिए छोड़ देते हैं इंस्टेड ऑफ ये भरोसे पे बैठे हुए कि वो हमारे विल पावर को बढ़ाएंगे। As expounded in the Bhagavad Gita chapter on the yoga of the division of divine, the dynamic nature, may the new year heartful the soulful beginning where the resonance of willpower echoes in our एंड ऑफ ईयर एंड स्पिरिट इग्नाइट द स्पार्क विल पावर फैंस द फ्लेम्स। ठीक है, तो इसमें न्यू ईयर के बारे में पहले तो बताया और विल पावर को कैसे ला सकते हैं, विल पावर क्या होती है वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। राइट, आपको वहां पे कोई सा भी पैरा आ जाएगा, कोई सा भी लाइक रैंडम, और कहीं से भी उठ के उसको आपने पढ़ना है और सारे क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द सेंट्रल चैलेंज डिस्कस इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे कौन सी सेंट्रल चैलेंज डिस्कस किया गया था इस पैसेज में न्यू ईयर के रेजोल्यूशन से रिलेटेड। तो वी हैव अ इनएबिलिटी टू सस्टेन द विनिंग स्पिरिट। ठीक है, ये है इनएबिलिटी टू सस्टेन द विनिंग स्पिरिट्स। Right. So, according to the Chandiyog Unpunished, what concept is emphasized during Sanat Kumar's dialogue with Narad, which is willpower? According to the neuroscientific perspective, how the willpower is described in the passage, तो willpower को कैसे describe किया गया है neuroscientific के perspective से। तो skill owned through conscious efforts, जो skill आती है वो conscious efforts से आती है, ना कि किसी यूनिवर्स के नेचर से। ठीक है,
Which of the following practices is mentioned as the mean of sculpt and neural mechanism crucial for robust willpower? It's mindfulness. नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक था, और मेडिटेशन था। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब किसी भी चीज को टालना, और यहाँ पे माइंडफुलनेस होगा, ये हमने देखा था। ठीक है। What does the Bhagavad Gita chapter on the yoga of division of divine and dynamic nature emphasizes regarding willpower? तो letting divine forces govern, तो हम divine forces को govern करने के लिए छोड़ते हैं। What is the suggested approach to positive affirmations in the passage? Proactive and pragmatic decision making, which unpunished in mentioned in connection with the concept of willpower in the passage is चांद योग unpunished। चांद योग यहाँ पे लिखा हुआ था, ये आपको थोड़ा सा वर्ड सेम लाइन पे दिख जाएगा तो क्वेश्चन आराम आंसर आराम से मिल जाएगा, अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ो, बट it's better कि पढ़ लें। ठीक है। What does the passage suggesting crucial for developing reversed willpower from a neuroscientific perspective? It's conscious efforts. Then what? Which of the following is not a synonym of word obstacle? Obstacle का synonym क्या नहीं है? हाँ, तो obstacle का मतलब वहां बतानी पड़ेगी। obstruction या barrier, कोई काम के बीच में रुकावट जो आती है उसे obstacle कहते हैं। ठीक है। इसका boost है। Which of the following is not a noun? Noun क्या नहीं है, ये numerous noun है। बाकी inability, resonance और tradition noun। देन सेकंड क्वेश्चन आता है पैसेज होता है, ये भी रैंडम पैसेज कहीं से भी आता है, अनसीन पैसेज। इसका आपको नोट्स बनाने होते हैं और एक सुटेबल टाइटल देना होगा। ठीक है। देन हम राइटिंग सेक्शन पे बढ़ते हैं, तो राइटिंग सेक्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है को पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर देख लेते हैं हम लोग एक बार। एनिमल्स पे रिलेटिव पे लिखा हुआ है। हाँ, तो किसी भी टॉपिक को पोस्टर के लिए एकदम सिंपल, कुछ कलर वगैरह नहीं ले जाना होता है। नॉर्मल ब्लैक ब्लू या पेंसिल की यूज से पहले एक बॉक्स बनाओ। आप डालो कि टॉपिक क्या है, डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स था। उसके बाद अपने पर्सपेक्टिव की क्या करना चाहिए क्या नहीं, और एक छोटा सा कोट दैट सेव एनिमल सेव द अर्थ, राइट। और डायग्राम हल्का फुल्का, ज्यादा मार्क्स वाक्स नहीं करते इसमें, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। वहां कोई ड्राइंग का पेपर थोड़ी ना है, पोस्टर है। ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस चीज को लेके। देन नोटिस, नोटिस जो है वो ये है कि आप शांतनु कौशिक हैं, हेड बॉय है अपने स्कूल के। 2 सेकंड देख लेते हैं ये है कि नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है, सो फटाक से इसको देख लेते हैं। अम, नाम जो है वहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, हो सकता है नाम ना दिया हो, सिर्फ ये लिख दे कि यू आर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल। तो आपको जो नाम है वो अपनी मर्जी से लिखना है, अगर ना दिया हो तो। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बाल मेला, तो आपका जो स्कूल है वो बाल मेला ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो आपको नोटिस लिखना है अपने क्लास मॉनिटर्स को, ये बताते हुए कि एक मीटिंग होने वाली है इवेंट की प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो सबको बुलाने के लिए हमें एक नोटिस लिखना है। पहले तो यहाँ स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम एबीसी स्कूल न्यू दिल्ली लिख दिया है। ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे देखो स्कूल का नाम दिया है, तो हम ये वाला स्कूल लिखेंगे। आप कुछ भी स्कूल का नाम लिख सकते हो एक्सेप्ट योर स्कूल। देन डेट, डेट डाला, नोटिस डालेंगे बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा, उसके बाद डेट डालेंगे। फिर हेडिंग लिखेंगे कि हेडिंग क्या आएगी। सो मीटिंग फॉर बालमेला, ये बालमेला की मीटिंग के लिए है, तो वो हेडिंग डाला हमने मिडल में। इसका कंटेंट है ऑल क्लास मॉनिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग ऑन September 3, 2024। तो जितने भी क्लास के मॉनिटर्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो मीटिंग अटेंड करें 3 सितंबर को, जो होने वाली है 2024 में 10 बजे स्कूल के ऑडिटोरियम में। तो किसी भी चीज को अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मीटिंग के लिए नोटिस लिख रहे हो, तो टाइम, डेट और वेन्यू सब कुछ अच्छे से लिखना है इसमें। और ये भी बताना है कि किस चीज के लिए है। तो डिस्कशन प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बाल मेला, और अटेंडेंस जो है सारे क्लास मॉनिटर्स की, दिस इज मैंडेटरी, जरूरी है। उसके नीचे हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में कि नाम है शांतनु कौशिक और उसकी पोजीशन क्या है, हेड बॉय। अब किसी की भी कोई बात थोड़ी ना सुन लेगा नोटिस पढ़ के, तो लिखना पड़ेगा कि शांतनु कौशिक हेड बॉय है इस स्कूल की, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है, राइट। उसके बाद लेटर्स देख लेते हैं। तो सेट ए में जो लेटर्स आए थे वो ये है। पहला तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम एंड हिज फैमिली टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो ताकि वो, आप उसे इनवाइट कर सको और उसकी फैमिली को सिस्टर मैरिज के लिए, आपकी बहन की शादी के लिए। ओके। सो जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें पहले सेंटर का एड्रेस आता है, इसमें रिसीवर के एड्रेस नहीं डलता, जो सामने वाले उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे, पहले सेंटर का एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे, जो भी डेट आप डालनी है अकॉर्डिंग टू, देखना कि शादी कब है और पहले का डेट कैसे डाल रहा हूँ मैं, राइट।
उसके बाद किसी दोस्त का नाम नहीं दिया तो अपनी मर्जी से नाम लिखो, डियर लगा सकते हो आराम से। कंटेंट है दिस लेटर फाइंड्स यू द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो वही हेल्थ पूछेंगे पहले। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन दिस। तो पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरी बहन की शादी होने वाली है इस डेट पे। आई एम सेंडिंग यू एन इनविटेशन कार्ड ऑल्सो, मैं आपको इनविटेशन कार्ड भी भेज रहा हूँ, तो प्लीज कम एंड पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी। तो प्लीज आओ और जो शादी की सेरेमनी होने वाली है उसमें अपनी फैमिली के साथ आके हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। एंक्शसली वेटिंग फॉर योर अराइवल, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। योर सिंसियरली राम। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है किसी भी इनफॉर्मल लेटर का। देन फॉर्मल लेटर देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है इससे। लेटर टू द कलेक्टर। लेते हैं कहाँ है, कलेक्टर को लेटर लिखना है। ये फॉर्मल लेटर है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। है कि नहीं लिखा, देख लेते हैं। हाँ हाँ, सही सही सही। सो मेल फंक्शनिंग के लिए है कि आपके एरिया का जो हॉस्पिटल है उसकी जो फंक्शंस है और वो साफ सुथरा नहीं है बिल्कुल, वहां पे फैसिलिटीज की भी बहुत कमी है, लोगों की कमी है। तो आपको लेटर लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को, ताकि वो इस मुद्दे पे आगे जो भी है उन्हें करें। ठीक है, तो पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, सेंटर का एड्रेस आता है, उसके बाद डेट डलती है, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है, उसके बाद सैल्यूटेशन विच इज उनको ग्रीट करना, रिस्पेक्टेड सर। सब्जेक्ट है मेल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ की मेल फंक्शनिंग के लिए। तो सर, आई बैक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन to the lack of facilities and malfunctioning of the government hospital of your area। आपके एरिया में जो फैसिलिटीज की कमी हो रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर टैप्स विच आर इनसफिशिएंट। तो हॉस्पिटल में सिर्फ दो तरह के फ्रेश वाटर टैप्स है जो कि कम पड़ रहे हैं लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैज टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्टोर टैंक्स फॉर डेज टुगेदर। बहुत सारे पेशेंट्स को स्टोर हुआ पानी पीना पड़ता है जो कुछ दिन पुराना होता है। तो टॉयलेट ऑल्सो रिमेन अनक्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम। जो टॉयलेट होता है वो साफ नहीं होता ज्यादातर। आई शैल बी ग्रेटली obliged इफ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर। तो प्लीज आप इस मैटर को देखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस मैटर को सॉल्व कर देंगे। योर फेथफुली हिमांशु ठाकुर। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम चूज करके यहाँ पे लिख सकते हो। देन एक और चीज कि किस परीक्षा बोर्ड में कहीं कहीं फॉर्मल लेटर्स में भी डियर सर ऐसे लिखा है। कभी भी फॉर्मली कोई चीज लिखते हैं, ऑफिशियली कोई चीज लिखते हैं तो डियर नहीं लगाते, रिस्पेक्टेड लगाते हैं। आपको रिस्पेक्टेड नहीं लगाना तो मत लगाओ, लेकिन सर डियर नहीं लगाना। लेकिन अगर कलेक्टर को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड तो लगना बनता है ना, राइट। अपने स्कूल में मतलब और रिस्पेक्टेड कोई दिक्कत नहीं है, बट कलेक्टर को लिख रहे हो तो लगाना जरूरी है। अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं, जैसे एडिटर को, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, उसको हम नहीं लगाएंगे, जैसे सर लिखेंगे रिस्पेक्टेड। क्यों रिस्पेक्ट दे हम किसी को, है ना। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लास्ट। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग है। तो रिपोर्ट राइटिंग का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है इसका क्वेश्चन। हाँ, तो लास्ट मंडे को आप हॉस्पिटल गए थे अपनी फ्रेंड को देखने जो एडमिट था। तो यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट इंट्रोड्यूस अ स्मॉल राइट अप ऑन अ विजिट टू हॉस्पिटल। तो इन सारी चीजों का यूज करके आपको स्मॉल विजिट ऑफ हॉस्पिटल मेंशन करनी है, सारी चीजें लिखनी है। तो मैं बेसिक फॉर्मेट बता देती हूँ यहाँ पे। कंटेंट आपकी जिम्मेदारी है लिखना, कैसे लिखना चाहते हो सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ओके, सो अ विजिट टू अ हॉस्पिटल रिपोर्टेड बाय सुमित। सुमित नाम मैंने अपने मर्जी से चूज करके लिखा है, आप ऊपर नाम नहीं दिया, कुछ भी नाम। आगरा कौन सी जगह है, फिर डेट साइड में। ये जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा बॉक्स में आता है। द विजिट टू अ हॉस्पिटल लास्ट मंडे। तो इसमें आपको ये लिखना है कि आप कब गए थे, वहां पे आपने क्या देखा और क्या फीलिंग्स थी लोगों की जब वो हॉस्पिटल में पेशेंट रूम्स के सामने खड़े थे। वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से।
ठीक है, आपको और डिटेल में नोटिस को और सारी चीजों को समझना है, रिपोर्ट्स को, तो आप एडियो स्टेट ऐप पर जाके देख सकते हो, वहां पे हमने सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, देन पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग एक बार। हम्म तो ये पैराग्राफ राइटिंग के टॉपिक्स है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है किसी भी पैराग्राफ को लिखने का। आप इंट्रोडक्शन लिखो, कॉज इफेक्ट, अपना ओपिनियन, डीमेरिट्स मेरिट्स सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया रोल्स इन स्टूडेंट लाइव्स, ऑनलाइन एजुकेशन बून और बैन। ठीक है, देन अब हम थर्ड देख लेते हैं, विच इज सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर का सेक्शन, तो ग्रामर के सेक्शन में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसमें टेंसेस, एक्टिव पैसिव क्लॉज, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें होती हैं। और कभी कभी कंबाइन करना वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स लगा के। पहला है वर्क हार्ड लेस्ट यू, विल नहीं आएगा, शुड आएगा। ठीक है, देन ही इज फॉन्ड डैश क्लासिक म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिक म्यूजिक, ऑफ आएगा। कैन आई हैव डैश कॉफी, कैन आई हैव सम कॉफी। कॉफी मतलब एनी मतलब होता है कोई, मैनी मतलब जो ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और सम हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट यूज करेंगे, ये परफेक्ट है। देन आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट ईटन, मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। हिज ब्रदर इज एन आर जे, एन कहाँ लगता है, कॉन्सोनेंट के सामने लगता है, तो आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ए लगता अगर यहाँ पे कोई वॉवल वर्ड होता, जैसे कि ऑनेस्ट हो गया और आउल हो गया, राइट। और द तब लगता है जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, या फिर कोई एक मेंशन करके कि यूनिवर्सिटी हो गया, तो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी की वो बात कर रहा है वो तो एक ही है ना, तो वहां द लगेगा। देन सिक्स्थ है, दो ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड, उसने हार्ड वर्क किया था लेकिन येट फिर भी वो फेल हो गया। डू एज डायरेक्टर में यहाँ ऑप्शंस आते हैं कि 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देन पहला है शी नोज मी, वो मुझे जानती है, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो वो होगा आई एम नोन बाय हर। सेकेंड, द बॉय इज माई कजन, यू सॉ द बॉय इन द मार्केट। ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग दिए हैं, इसे हमें रिलेटिव क्लॉज में पेयर करके लिखना है। तो द बॉय हुम यू सॉ इन द मार्केट इज माई कजन, ऐसे लिखेंगे इस सेंटेंस को। थर्ड है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो जैसे ही टीचर ने एंटर किया वैसे ही सारे बच्चे खड़े हो गए। इससे हमें रिराइट करना है सेंटेंस को एज सुन एज लगा के, तो एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। आई नो दैट ही इज एन इंजीनियर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ये जो अंडरलाइन है ये कौन सा क्लॉज है, तो ये नाउन क्लॉज है। देन ही आस्क्ड टू मी वेयर डज अनुज लिव, इसे हमें इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, तो ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड। देन सेवन, इट्स fourth, fifth, sixth. हाँ. If you don't work hard, you can't pass the test. Rewrite the sentence using unless. unless लगाना है तो बस easy है, if की जगह unless लगा दो, बाकी सेम टू सेम वही आ जाएगा। इतने easy भी आते हैं, बहुत, जैसे ये बहुत इजी है, लाइक नो सूनर की जगह एज सून एज लगाना है। रिलेटिव क्लॉज थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, बट वो भी इजी है अगर हम सारे सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, नहीं एक्चुअली ये भी सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक का भी देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं, सिर्फ एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो ये पैराग्राफ है, ये डीप वाटर चैप्टर का है। आपको कुछ भी पैराग्राफ देख के कौन सा चैप्टर है, ऑथर क्या है, वो याद आना जाना चाहिए। सो क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं। व्हाट इज द नरेटर्स इनिशियल एक्सपेक्टेशंस व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पुल, तो जो नरेटर है उसकी इनिशियल पहले की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि वो बॉटम में जाके क्या करेगा, तो द टू बॉब द सरफेस लाइक अ कॉर्क, ताकि वो ऐसा सोच रहा था कि वो अंदर जाए और जोर से अपने पैरों से धक्का मारे ताकि वो ऊपर आ जाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। हाउ डज द वाटर अपीयर टू द नरेटर व्हेन ही ओपन्स हिज आईज अंडर वाटर, तो कैसा उसे अपीयर हो रहा था वो वाटर जब उसने अंदर आंखें खोली अपनी पानी के अंदर, तो कैसी अपीयर हो रहा था वो, इट वॉज डर्टी येलो, ऐसे कलर का था वो पानी। व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर ट्राई टू येल अंडर वाटर, क्या हुआ जब जो नरेटर था, जो विलियम डॉगल्स थे इसके ऑथर हैं, वो उन्होंने चिल्लाया पानी के अंदर तो वहां कोई साउंड नहीं आया, राइट। देन फोर्थ है, व्हाट डज द नरेटर अटेम्प्ट व्हेन द रीचेस अप इन द वाटर, तो जब नरेटर पानी के ऊपर पहुंचे सरफेस पे तो उन्होंने क्या किया, हिज हैंड क्लचेस ओनली द वाटर, तो उन्होंने सोचा कि वो रोप पकड़े, लेकिन वो सक्सेसफुली रोप नहीं पकड़ पाए और वो सिर्फ पानी में ही हाथ मार रहे थे।
फिफ्थ है, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर। तो जब वो पानी के अंदर थे तो कैसे लग रहे थे, कैसे फील हो रहे थे उनके पैर, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, एकदम सख्त हो गए थे और लग रहा था पैरालाइज हो गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें एक्सट्रैक्ट ये पोयम का दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये जो है ये कीपिंग क्वाइट है, ये नाम याद होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इसके ऑथर कौन है, तो इस पैब्लो नेरूडा पोएट है इसके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइंस। अबव लाइंस के पोएट हैं पैब्लो नेरूडा। विच व्हाट इज द आउटकम डिजायर्ड बाय दोज हु एंगेज इन वॉर्स विद गैस एंड फायर। विक्ट्री विथ सर्वाइवर्स, सॉरी ये नहीं है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। What would the fisherman in the cold sea reference for doing। तो जो फिशरमैन थे ठंड ठंडे पानी में क्या कर रहे थे, तो वो हाश कर रहे थे वेल्स को, फिशिंग कर रहे थे। ठीक है, देन ये बी पैराग्राफ है, ये जो है ये हमारी जो विस्तास बुक है उसमें एनिमल चैप्टर का है, सदाव वाला चैप्टर। स्टेप क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वेयर डिड सदाव मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो सदाव था वो अपनी वाइफ हाना से कहाँ मिला था पहली बार, अमेरिका में मिला था। वॉट डज द टेक्स्ट रिवील अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ। तो इस टेक्स्ट से हमें क्या पता चलता है कि प्रोफेसर जो थे और उनकी जो वाइफ थी वो कैसी थी। तो दे वर काइंड एंड वांटेड टू हेल्प फॉरेन स्टूडेंट्स। तो वो लोग अच्छे थे और वो हेल्प करना चाहते थे बाहर के लोगों की। ठीक है, why did Sadao almost did not go to प्रोफेसर हेलिस that night। तो क्यों सदाव नहीं जाना चाहता था प्रोफेसर हार्डी के घर पे, क्योंकि जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत बोलती थी और उनके जो रूम्स थे वो बहुत स्मेली होते थे, बहुत बदबू आती थी उनके रूम्स में से, और वो छोटे भी थे। ठीक है, ये भी है। चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वॉट इज हाना वियरिंग व्हेन शी ओपन्स द डोर टू सदाव। तो जब हाना ने दरवाजा खोला, जब सदाव सामने बैल्कनी के पास खड़ा था, तो उसने क्या पहना था, उसने डार्क ब्लू बैलून हाउरी पहनी थी, वो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जापान की। ठीक है, देन अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एडियो स्टेट ऐप पर विजिट कर सकते हो, वहां पर हमने इस पूरी तैयारी करवाई हुई है और सारी चीजों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारी पीडीएफ जो मैंने अभी दिखाए हैं वो भी एडियो स्टेट ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।